भी एक नया दायित्व मिला है, जल्द ही वो भी शपथ लेंगे। हमारे मीडिया विभाग के आदरणीय सह प्रभारी अपराध की प्रवक्ता उमेश जी, जिला के हमारे परम सम्मानीय अध्यक्ष आदरणीय श्री रमेश ठाकुर जी की गरिमा में उपस्थिति है। सभी का स्वागत अभिनंदन करते हुए मैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को आग्रह करता हूं कि आज की इस महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में सम्मानीय पत्रकार बंधुओं को संबोधित करें। धन्यवाद अमित जी। सर्वप्रथम तो आज की इस प्रेस मीट में आप सभी सम्मानित प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी पत्रकार बंधुओं का, बहनों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे साथ आज हमारे वरिष्ठ नेता, हमारे प्रदेश के महामंत्री और नागरिक आपूर्ति निगम के चेयरमैन आदरणीय संजय श्रीवास्तव जी, और वहीं और हमारे वरिष्ठ नेता हैं, विभिन्न दायित्वों का आपने निर्वहन किया। ऐसे अभी खाद्य आयोग में आप अध्यक्ष की दृष्टि से हमारे बीच हैं, हमारे जिला के सम्मानीय अध्यक्ष जी रमेश ठाकुर जी, अमित चिमनानी जी, अनुराग जी और हमारे उमेश जी। आज की प्रेस में मैं आपसे निवेदन करूं कि पिछले 2 दिनों से और जिस तरीके से कांग्रेस ने पूरे देश में और ताना बाना बुनने का काम किया है, जैसे मैं पहले भी कहता रहा हूं कि कांग्रेस का काम हमेशा से देश को, देशवासियों को एक रॉन्ग डायरेक्शन में, एक रॉन्ग नैरेटिव सेट करने की दृष्टि से किसी भी विषय को लेकर और जनता के बीच में एक भ्रम का वातावरण निर्मित करने का काम इन लोगों ने किया है। अब पिछले लोकसभा से चालू है निरंतर, और जगह जगह धरना प्रदर्शन, अभी भी देश के अन्य हिस्सों में धरना प्रदर्शन की बात कर रही है। देखिए, राजनीतिक दल के रूप में उन्हें धरना देने का अधिकार है, लेकिन जिस पार्टी के ऊपर और जमीन और सरकारी फंड लूटने का जिसके ऊपर आरोप हो, उस विषय को लेकर जब ये धरना प्रदर्शन करते हैं तो बड़ा आश्चर्य होता है। जिस तरीके से प्रवर्तन निदेशालय ने, ईडी ने एक लंबी जांच प्रक्रिया से गुजरकर और अपनी चार्जशीट हमारे न्यायालय में प्रस्तुत की है, जिस न्यायालय में है, सक्षम न्यायालय में, और निश्चित रूप से मान के चलिए देश को झकझोर देने वाला यह षड्यंत्र कांग्रेस का वो उजागर हुआ है। अब इस बात को कैसे डाइवर्ट किया जाए इस दृष्टि से, क्योंकि 15 तारीख को ईडी ने एजेएल यंग इंडिया मनी लॉन्ड्रिंग केस में 15 अप्रैल को और पीएमएलए के तहत चार्जशीट दाखिल किया, जिसमें आरोपियों में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा, सुमन दुबे के नाम शामिल हैं। और ये लंबी प्रक्रिया से होकर गुजरा हुआ ये काम है। इसके 2013 से ही जब सुब्रमण्यम स्वामी जी ने इसकी ओर ध्यान आकृष्ट कराया, इस विषय को लाया, और तब इसमें बड़ी तत्परता के साथ, और ये सब ईडी एक संवैधानिक जांच एजेंसी है और उसमें लंबे समय से विभिन्न स्तरों के जांच के बाद और ये निष्कर्ष निकल के आया कि हजारों करोड़ के गड़बड़ी का जो काम कांग्रेस ने किया है। और ये विषय वैसे तो पूरे देश में है, लेकिन जब चार्जशीट का विषय आता है, जब इनको किसी इसमें जांच में दोषी पाया जाता है या ऐसे मामलों में जब इनकी संलिप्तता पाई जाती है, तो फिर कांग्रेस पूरे देश में चिल्लाने का काम करने लगती है, इस विषय को कैसे दबाया जाए। अब ये बहुत अजीब बात है। कांग्रेस तो एक परिवार की पार्टी है, तो क्या उस परिवार के ऊपर कोई देश का कानून, कोई संविधान लागू नहीं होता? संवैधानिक प्रक्रिया के तहत कोई कार्रवाई नहीं हो सकती?
अगर उन्होंने कोई गलत काम किया है तो? ऐसा तो है नहीं कि देश और कानून से बड़ा है वो परिवार। प्रजातंत्र है, लोकतंत्र प्रक्रियाओं के अंतर्गत देश पर जो भी गड़बड़ी घोटाला में संलिप्त पाया जाएगा, देश में स्वतंत्र इकाई है और नाम लगा देते हैं कि बीजेपी बदले की कार्रवाई कर रही है। यह है उनका भ्रम का वातावरण फैलाने का। आजादी के बाद बड़े लंबे समय तक 50-55 वर्षों तक कांग्रेस की सरकार इस देश में रही, विभिन्न प्रदेशों में भी रही। राजनीतिक दल उतने थे नहीं, सूचना समाचार का माध्यम उतना था नहीं, सोशल मीडिया उतना था नहीं, और इसके कारण एक तरीके से हम आजादी दिलाने वाली पार्टी कांग्रेस है, इसका काफी समय तक उन्होंने लाभ उठाया राजनीति के क्षेत्र में। मामला कोर्ट में चल रहा है, मैं ऐसी कोई भी बात नहीं कहूंगा जिससे कि और कोर्ट के उस पर अधिकार पर उसका हनन हो, और भ्रष्टाचार का आरोप तो और भी कई विषयों पे लगा है। तो गांधी परिवार के लोग अपने हितों के लिए कांग्रेस के लोगों से प्रदर्शन करवा के, धरना प्रदर्शन करवा के लोगों के माइंड को डाइवर्ट करने का काम कर रहे हैं। जरा इसको समझना पड़ेगा। नेशनल हेराल्ड का मामला देश से निकलकर पूरे विश्व के मानचित्र में इसकी पहचान बनाया। इन्होंने किस तरीके से राजनीति में आकर और अपने हितों के लिए और किस तरीके से संस्थाओं का दुरुपयोग करना और उसमें गड़बड़ी घोटाला करना, ये क्योंकि 11 अप्रैल 2025 ने एक बयान में ईडी ने कहा कि नेशनल हेराल्ड अखबार जो है और एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड से जुड़ी जो मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच के दौरान करीब 661 करोड़ की अचल संपत्तियों को जब्त करने का काम ईडी ने किया। ये अपने आप में एक बहुत सब कुछ बयां कर देता है। उसी प्रकार ईडी ने नेशनल हेराल्ड केस में 22 नवंबर 2023 को ऐसे कई जगह पर, जैसे बहादुर शाह रोड हमारा दिल्ली में और मुंबई के बांद्रा ईस्ट में, लखनऊ के विश्वेश्वरनाथ रोड की स्थित जो एजेएल हमारा उस पर बिल्डिंग पर ईडी का नोटिस इन्होंने पहले ही पूर्व में इस तिथि को 2023 में उसको चिपका दिया गया। ईडी ने नेशनल हेराल्ड केस में 22 नवंबर 2023 को यंग इंडिया फॉर्मेशन इन्होंने किया। कांग्रेस ने अपने हितों के लिए नेशनल हेराल्ड के विषय पे भी आप सभी को मालूम है कि किस तरीके से, और शुरुआत में आजादी के समय से पूर्व ही जवाहरलाल नेहरू जी ने और इसको लेकर इसमें हमारे करीब देश को स्वतंत्रता दिलाने वालों की, और ऐसे लगभग 5000 लोगों की हिस्सेदारी के साथ ये बना था। ये अखबार विभिन्न भाषाओं में, हमारे उर्दू, हिंदी और इंग्लिश ऐसे उसमें प्रकाशित होता रहा ये। तो इस दृष्टि से अब इस पर एकाधिकार करने का जो विषय है वो मैं आपके सामने रखूं कि एजेएल जो हमारे, जिसको एसोसिएट जर्नल लिमिटेड इसका गठन किया गया था, उसके पश्चात इसका मालिकाना हक कभी भी पंडित जवाहरलाल नेहरू की ओर नहीं था। इसके मालिक वो कभी भी नहीं रहे, उनका परिवार भी नहीं रहा। इसमें मैंने बताया कि 5000 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों इसमें शेयर होल्डर बनाया गया। कई शहरों में एजेएल के को सस्ते दरों पर जमीन उपलब्ध कराने का काम किया गया इसके प्रकाशन के लिए। 1956 में एजेएल को गैर व्यावसायिक कंपनी के तौर पर स्थापित किया गया, गैर व्यावसायिक कंपनी, और उसको कंपनी एक्ट धारा 25 जो होती है कंपनी एक्ट की, उससे उसको मुक्त करा दिया गया। यह कंपनी शने शने धीरे धीरे घाटे में चलती चली गई और 90 करोड़ से ज्यादा का कर्ज इस कंपनी को ऊपर चढ़ गया। तब एजेएल ने फैसला किया कि अब समाचार पत्रों का प्रकाशन का काम बंद करके और प्रॉपर्टी की डीलिंग का काम, उस बिजनेस में एजेएल उतरी। अब इसमें एंट्री ये 2008 का है। अब 2010 में इसमें सोनिया गांधी और
राहुल गांधी की एंट्री हुई और उस समय तक 1057 शेयर धारक थे और इसी 2010 में लगभग 5 लाख रुपए से कांग्रेस ने एक यंग इंडिया लिमिटेड कंपनी बनाई और इसमें जो उस समय के महासचिव थे राहुल गांधी डायरेक्टर के रूप में शामिल हुए। कंपनी में 76% की हिस्सेदारी और 38% मिलाकर राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी की उस कंपनी में थी। उसमें शेष जो बचा हुआ 24% है वो तत्कालीन कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा जी और ऑस्कर फर्नांडिस, अब वो नहीं रहे हैं, उनका निधन हो चुका है, तो उनके पास थे। इस तरीके से अब इसमें एक योजनाबद्ध तरीके से 10-10 रुपए में ऐसे 9 करोड़ यंग इंडिया लिमिटेड के शेयर जो दिए गए। अब इसके बदले में जो 90 करोड़ का लोन था वो यंग इंडिया को कांग्रेस को चुकाना था ये लोन एक्चुअली। तो 9 करोड़ शेयर के साथ यंग इंडिया को इस कंपनी के 99% शेयर इनके पास आ गए, कांग्रेस के पास 99% शेयर। इस दृष्टि से और कांग्रेस ने उस समय जिम्मा लिया 99% शेयर आने के बाद कि इसका जो 90 करोड़ का लोन है उसको चुकाने की जिम्मेदारी या देनदारी उनके हिस्से में। बाद में कांग्रेस ने 90 करोड़ का लोन को माफ कर दिया। इस सरकार में रहते हुए इससे बड़ा सरकार के दुरुपयोग का, संसाधनों के दुरुपयोग का उदाहरण नहीं मिलेगा देश में। 90 करोड़ का लोन माफ कर दिया इन्होंने। अब ये मुफ्त में मिल गया एपीएल से इनका यंग इंडिया को स्वामित्व। इस तरीके से लगातार उसके बाद जब 2013 में, जिसकी बात मैं प्रारंभ में कर रहा था, सुब्रमण्यम स्वामी जी ने और इस विषय को पूरा सामने लाए तो उसकी जांच प्रारंभ हुई। तो जो ये आरोप लगाते हैं, इस बात का आरोप लगाते हैं कि मोदी जी शासकीय एजेंसियों के माध्यम से जो दुरुपयोग कर रहे हैं, आपने इतना बड़ा काम कर दिया, इतना बड़ा, चाहे उसको आप भ्रष्टाचार कह लीजिए या आप उस दृष्टि से मान लीजिए कि इस तरीके से, और इसको एक तरीके से बहुत बड़ा मतलब स्कैंडल कहा जा सकता है। और उसके बाद कोई जांच एजेंसी अगर इस पर काम भी न करे, अगर आपके विरोध में कोई काम हो गया, आपके विरोध में कहीं जांच बैठ गई, तो दुनिया भर का, पूरे देश में तमाशा करने का काम इन्होंने किया। इसमें इनसे 2 राउंड में इनसे बात भी हो चुकी, पूछताछ भी हो चुकी ईडी ने। और 3 अगस्त 2022 को दिल्ली के हेराल्ड बिल्डिंग में यंग इंडिया कंपनी का ऑफिस सील कर दिया गया, सारी बातचीत के बाद। और कई ठिकानों पर, ऐसे 16 ठिकाने हैं, दिल्ली है, मुंबई है, ऐसे जगहों पर छापेमारी की गई। और यह कार्रवाई सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी के से जो पूछताछ में जो निकल के आया उसके आधार पर किया गया। तो इस तरीके से इसके पूर्व 4 अगस्त 2022 को करीब 7 घंटे तक कांग्रेसी नेता जो अभी अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी से पूछताछ की गई थी, क्योंकि उस समय 2022 में 4 अगस्त तक आप उसके एम्प्लॉय थे, एकमात्र एम्प्लॉय थे। इस पे ईडी ने कांग्रेस नेता पवन बंसल का भी बयान दर्ज किया है। तो इस तरीके से ये सारा घटना हुई। अब इस घटना को जब इसमें इनकी संलिप्तता पाई गई और सब कुछ डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के साथ इनके बयानों के आधार पर छापा मारने की कार्रवाई करने के बाद, और जिस तरीके से और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के शेयर जो इसमें 5500 से ज्यादा शेयर उस समय आजादी की बात से, उसको धीरे 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 इन लोगों ने जिस तरीके से नेशनल हेराल्ड को टेक ओवर किया यंग इंडिया लिमिटेड कंपनी के नाम से, जो इनके स्वरचित इनका बनाया हुआ कंपनी था, जिसमें 1 to all सभी कांग्रेस के लोग इसमें इन्वॉल्व थे। तो एक बड़ा घोटाला और देश के सामने भी आया।
तो प्रवर्तन निदेशालय से जब इनके ऊपर जांच की कार्रवाई की गई तो ये सारा हाय तौबा इन पर मचा है। कांग्रेस पूरे देश को इस विषय पर भ्रमित करने की जो कोशिश कर रही है। अब आज के समय में जब सब कुछ सबके सामने है, सोशल मीडिया से लेकर न्यूज चैनल, समाचार, आप लोगों ने जिस तरीके से इसको देखा है, समझा है, और ये मामला 9-10 वर्षों से लगातार कोर्ट में चल रहा है। उसके बाद ये ईडी का निर्णय हुआ। ईडी एक स्वतंत्र जांच एजेंसी है। हमारा विरोध, हमारा कहना यह है भारतीय जनता पार्टी का कि राजनीतिक लाभ की दृष्टि से अब किस प्रकार का राजनीतिक लाभ? केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता ने बना की थी। जनता के आशीर्वाद से आदरणीय प्रधानमंत्री जी तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने देश के। विभिन्न राज्यों की क्या स्थिति है? भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जनता का अटूट विश्वास, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रमों पर, उनकी योजनाओं पर, और जो जिस तरीके से देश को वो निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं उस पर है। ये बात हजम नहीं हो रही कांग्रेस को। अपने द्वारा की गई गलतियों को और वे उसका ठीकरा जब जज से उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई करने के लिए उतारू होती है, कोई विषय ऐसा आता है, तो सीधे सीधा भारतीय जनता पार्टी के ऊपर डालने का जो ये काम करते हैं, भारतीय जनता पार्टी इसकी कटु शब्दों में निंदा करता है। मैंने पहले ही कहा, देश में अगर गांधी परिवार की तरफ कोई भ्रष्टाचार का मामला आता है या किसी प्रकार की जांच एजेंसी उनके कृत्यों पर बैठती है, तो ये तो संवैधानिक व्यवस्था के तहत। मैंने बार बार कहा है कि कांग्रेस को एक छोटी सी किताब लेकर जिस प्रकार लोकसभा चुनाव में और राहुल गांधी जी ने और उनके पार्टी ने, कांग्रेस ने, नरेंद्र मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री न बन पाए, इस दृष्टि से कोई विषय एजेंडा तो था नहीं, तो उन्होंने संविधान को हथियार बना के एक नकली किताब लेकर लहराकर पूरा देश में जिस तरीके से देश के देशवासियों को भ्रमित करने का काम किया है, आज उनके द्वारा संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम कर रहे हैं। ऐसे बहुत से विषय हैं देश में, उस पर तो मौन धारण कर लेते हैं। एक ज्वलंत विषय पश्चिम बंगाल का है। पश्चिम बंगाल में किस तरीके से वहां पर ममता बनर्जी जी के द्वारा क्या स्थिति लाई जा रही है, एक पृथक बांग्लादेश की ओर बढ़ाने का काम किया जा रहा है उसको, और उसमें जितने वहां पर देखिए आपकी चुनाव समय हो या निश्चित समय में जिस तरीके से वहां पर और विपरीत परिस्थितियों का जन्म दिया जा रहा है, उस पर तो कांग्रेस कुछ नहीं बोलती, उस पर एक शब्द नहीं बोलेंगे वो। तो इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इसको कटु शब्दों में निंदा करती है, क्योंकि मामला कोर्ट के संज्ञान में है, संबंधित कोर्ट में, और एक संवैधानिक संस्था इसकी जांच कर रही है। उसने चार्जशीट दायर किया हुआ है। कोर्ट की कार्रवाई या संवैधानिक संस्थाओं की कार्रवाई पर हम टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। हमारा विषय इतना है कि आपने इतने वर्षों में, ज्यादातर आजादी के बाद कांग्रेस की सरकार देश में रही, विभिन्न प्रांतों में रही, और इन्होंने खुला लूट पूरे देश में मचा कर रखा, और जब उसके परिणाम आप सामने आ रहे हैं तो आपको उसको फेस करना है, न कि हमारे भारतीय जनता पार्टी, केंद्र में सरकार या आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और जिस तरह ये डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं, हम उसकी कटु शब्दों में निंदा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नेहरू जी के शासनकाल में जी पत्रकारिता जो है मिशन मानी जाती थी, और उस मिशन के तहत जो है हेराल्ड शुरू हुआ, और बाद में जो आप घटनाक्रम जो आप बयां कर रहे हैं 2013 से अभी तक, तो क्या इससे पत्रकारिता पर भी कहीं ना कहीं आघात पहुंचा है क्या? नहीं, पत्रकारिता भी हमारे देश का चौथा स्तंभ है। पत्रकारिता भी हमारे देश का चौथा स्तंभ है। आज जो जनता को जा रहा है, इसकी सच्चाई जो जा रही है कि नेशनल हेराल्ड केस में किस तरीके से राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी और अन्य इनके जो है उनकी संलिप्तता थी, किस तरीके से इन्होंने समाचार जगत पर प्रहार, एक तरीके से प्रहार करने का काम किया है, और उसको लेकर जो सच्चाई जारी है, निश्चित रूप से ये तो सब सामने आ रहा है। अध्यक्ष जी, लेकिन कांग्रेस
उनका कहना ये है कि नेशनल हेराल्ड में किसी प्रकार का कोई भी रुपया का लेन देन नहीं हुआ है, प्रॉपर्टी हस्तांतरित नहीं हुई है, तो इसमें मनी लॉन्ड्रिंग कहाँ से आ जाए? इस सब का जवाब कांग्रेस को अब कोर्ट में देना है। ये इसमें राजनीति पर लाने की जरूरत नहीं है कांग्रेस को, इसका जवाब देना पड़ेगा। लगातार 9-10 वर्षों से ये मामला चल रहा है, तब जाके आज इसका परिणाम ये आया है कि इनके विरुद्ध में चार्जशीट दाखिल हुई है। ये सारा जवाब कोर्ट में देंगे। इसको संवैधानिक प्रक्रियाओं के तहत ही होगा सारा कुछ। कोर्ट भी संवैधानिक संस्था है, ईडी भी एक संवैधानिक जांच एजेंसी है। आप इस पर आरोप लगाने के बजाय आपको कोर्ट में इसको फेस करके और ये बातों को कोर्ट में रखना चाहिए। जनता को गुमराह करने की आवश्यकता नहीं है। मैं हमेशा इस बात करता हूं, चाहे छत्तीसगढ़ का विषय हो, चाहे देश के अंतर्गत विषय हो, जब आपके विरुद्ध में कोई जांच एजेंसी, स्वतंत्र जांच एजेंसी जब किसी विषय को आपकी संलिप्तता के आधार पर आगे बढ़ती है, तो उस पर अगर आपके पास कर नहीं है तो डर नहीं है, आपको फेस करना चाहिए, ना कि उसको डाइवर्ट करना चाहिए पॉलिटिकली। अध्यक्ष जी और आया है, विजय जावड़ेकर जी कह रहे थे आज कि जब भी राहुल गांधी कोई कुछ ऐसा करने लगते हैं, जनता तक पहुंचने लगते हैं, तो बीजेपी इसी तरह का षड्यंत्र करती है उनको परेशान करना है। एक्सक्यूज मी, एक बार और। विजय जावड़ेकर जी आए, जिसे प्रभारी है कांग्रेस के, उन्होंने इसी सवाल मुद्दे पे कहा कि जब भी राहुल गांधी कोई ऐसा काम करते हैं, तो जनता के बीच में लाने की बात करते हैं, तो बीजेपी षड्यंत्र करने लगती है और उनको इस तरह से परेशान करती है। पहली बात तो यह है कि जब से ये राजनीति में है तब से ऐसे काम करते क्यों, पहली चीज। दूसरी चीज, जो देखिए, ये समय में अब कोई चीज छुपी नहीं रह सकती, सब कुछ पब्लिकली आ जाता है और आप लोग उसके श्रेष्ठ माध्यम है। मैं तो कहता हूं ना कि क्या छुपा क्या है। और हमेशा आप देख लीजिए कि जब भी ऐसा कुछ होता है तो कांग्रेस एक फोर्स के रूप में सामने आके उनको बचाने का काम करती है। इसलिए मेरा यह मानना है कि आपने अगर ऐसा काम नहीं किया है, कोर्ट में और जांच एजेंसी का सामना कीजिए और दूध का दूध, पानी का पानी। कांग्रेस आरोप लगाते हैं जी, नहीं, इसके अलावा कांग्रेस के पास बोलने के लिए कुछ है क्या? हम बोल रहे हैं इसीलिए नहीं, आप सहित पूरा देश देख रहा है कि आजादी के बाद ज्यादा समय तक इनके देश में प्रधानमंत्री रहे हैं। मैं पुनः उस बात को बोल रहा हूं, इन्होंने देश के जो सरकारी संसाधनों का जिस तरीके से दुरुपयोग किया है, अब जाके देश के सामने आ रहा है। अब जब आप उसमें संलिप्त पाए जाते हैं, जब उस पर कार्रवाई होती है, तो आप उसको डाइवर्ट करते हैं। यही तो मैं कह रहा हूं। इसीलिए जी, आपने अभी बंगाल का बात बोला है कि जिस हिसाब से बंगाल में नरसंहार होगा हिंदुओं के ऊपर, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, तो बंगाल को जहां लेकर आते तो बीजेपी बैकफुट में क्यों आती है बंगाल को लेकर? नहीं, वहां पर एक चुनी हुई सरकार है, बंगाल में चुनी हुई सरकार है। और ये भी आपके प्रश्न में ही इसका उत्तर छुपा हुआ है कि बीजेपी अंशुल किसी भी प्रकार से, और ऐसा 2 मिनट लगेंगे कार्रवाई में, लेकिन सुनिए, लेकिन अपने संविधान के तहत जिस तरीके से जितना आगे बढ़ा जा सकता है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का नाम कह ले हम, या केंद्र की सरकार इस पर आगे निश्चित रूप से बढ़ रही है। आप ये मान के चलिए कि पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश बनने नहीं दिया जाएगा। निश्चित रूप से उस पर निश्चित समय में जो है, और महामहिम ने भी बोला, बोला कि बहुत जल्द वहां पे चल रहा है राष्ट्रपति शासन लगाने का, मतलब ये कहीं ना कहीं चल रहा है। कब जिस हिसाब से बंगाल जिस हिसाब से हो रहा है, कहीं ना कहीं मतलब ऐसा है कि बंगाल को लेकर मतलब कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कहीं बांग्लादेश को नहीं बन जाए। कई लोग प्लान कर रहे हैं, कई हिंदू प्लान कर चुके हैं, कई लोगों का दुकान टूट चुका है, कई लोग रोड में आ चुके हैं जी। तो मैंने यही बात कही अपनी बात में, ऐसे समय पर ये तो अलायंस है ना, तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस का अलायंस है ना। इस विषय पर एक भी टिप्पणी आपने कांग्रेस के राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी या अन्य किसी के मुंह से सुना क्या? आज तक नहीं सुना। दूसरी बात, हमारी जो चिंता है, मैंने ये बात कहा जो आप कह रहे हैं, वहां पे जिस तरीके से अत्याचार हो रहा है हिंदू त्योहारों पर या हिंदुओं के ऊपर, उस पर
आदरणीय महामहिम जी ने जो व्यक्तित्व दिया है, मैं उससे अनभिज्ञ हूं। मुझे जानकारी नहीं है और मुझे उस पर टिप्पणी भी नहीं करना चाहिए। यह आपके माध्यम से मेरे पास आया है, लेकिन मैं आपको यह बता दूं कि यह देश सुरक्षित हाथों में है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, और जब जम्मू कश्मीर से लेकर और सारे मामले आदरणीय अमित शाह जी ने इस पर अपना इनिशिएटिव लिया है, इस पर भी इनिशिएटिव करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।